हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीडी के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचयू की बात की जाए तो यहाँ पर नए पाठ्यक्रम पर, नए सिलेबस पर आधारित ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और साथ ही इसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आपके नए सिलेबस के अनुसार ही तैयार किया गया है और प्रैक्टिस सेट के साथ आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का वन लाइनर में नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर एचयू की क्लास की बात की जाए तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ये दोपहर 1 बजे क्लासेस होती हैं एचयू के लिए। ठीक है, मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलती हैं। एचयू की क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो एचयू के लिए तैयारी कर रहे हैं वे सभी दोपहर 1 बजे क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। अभी सोशियोलॉजी से रिलेटेड वहाँ पर प्रैक्टिस सेट में एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, जीआईसी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जीएस और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश का यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अब बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मूलभूत अवधारणाएं हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट चूंकि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स रहते हैं तो इनके भी आपको ये सारे टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। वन लाइनर नोट्स की बात की जाए तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकेंड ग्रेड के यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे और अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका विज्ञापन जुलाई में जारी होने वाला है। यूपी पीजीटी एग्जाम की बात की जाए तो इसका जो आपके नोट्स है ये आपका पूरा सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पूरा सिलेबस इसमें इस नोट्स में कंप्लीट कराया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देखिए, केवल डेटा एकत्र करने की तकनीकें, वह दार्शनिक और सैद्धांतिक ढांचा जिसके आधार पर पूरा शोध संचालित होता है, सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग या फिर शोध रिपोर्ट लिखने की कला। समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, वह दार्शनिक और सैद्धांतिक सैद्धांतिक ढांचा जिसके आधार पर पूरा शोध संचालित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध में जिस चर में शोधकर्ता द्वारा हेरफेर या फिर बदलाव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, बाह्य चर या फिर नियंत्रित चर? प्रयोगात्मक शोध में पूछा जा रहा है जिस चर में शोधकर्ता के द्वारा हेरफेर या फिर बदलाव किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र चर कहेंगे। ठीक है, स्वतंत्र चर कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के साक्षात्कार में किया जाता है? विकल्प देख लीजिए, संरक्षित साक्षात्कार, असंरक्षित या अर्ध संरक्षित साक्षात्कार, टेलीफोनिक साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार यहाँ पर दिया गया है। साक्षात्कार निर्देशिका में मुख्य रूप से किस प्रकार के साक्षात्कार में इसका प्रयोग किया जाता है सोशल रिसर्च में?
असंरचित या अर्ध संरचित साक्षात्कार में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अंतर्वस्तु विश्लेषण मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा के विश्लेषण की तकनीकी है? ऑप्शन है केवल संख्यात्मक आंकड़े, संचार सामग्री, प्रयोगशाला के प्रयोग या फिर भौगोलिक मानचित्र। अंतर्वस्तु विश्लेषण मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा के विश्लेषण की तकनीकी है? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? संचार सामग्री, जैसे कि पुस्तकें, भाषण, विज्ञापन, मीडिया सामग्री। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक विचार सामाजिक अनुसंधान में अनिवार्य है? विकल्प देख लीजिए। उत्तरदाताओं की सूचित सहमति लेना, उत्तरदाताओं की गोपनीयता बनाए रखना, डेटा में किसी भी प्रकार की जालसाजी ना करना, या फिर उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा नैतिक विचार सामाजिक अनुसंधान में अनिवार्य है? उत्तरदाताओं की सूचित सहमति लेना, उत्तरदाताओं की गोपनीयता को बनाए रखना और डेटा में किसी भी तरह की जालसाजी ना करना, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद की नींव रखी, जिसका मानना था कि समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक पद्धतियों से होना चाहिए? विकल्प देख लीजिए। कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर यहाँ पर दिया गया है। आप सभी जानते हैं प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे? समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट के द्वारा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी गई थी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन है दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध कृति सुसाइट में सांख्यिकी और मात्रात्मक पद्धति का सफल प्रयोग किया है। कारण है दुर्खीम सामाजिक घटनाओं को सामाजिक तथ्य मानते थे, जिन्हें वस्तुओं की तरह मापा और देखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति के चरणों और विशेषताओं की विस्तार से चर्चा की गई है? द ग्रामर ऑफ साइंस किसकी पुस्तक है? ऑप्शन देख लीजिए। कॉल पियर्सन है, लुंडबर्ग है, फ्रांसिस गॉल्टन है, गुड एंड हॉट यहाँ पर दिए गए हैं। द ग्रामर ऑफ साइंस किसकी पुस्तक है? कॉल पियर्सन की। ठीक है, कॉल पियर्सन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन है, एक अच्छी उपकल्पना की हमेशा अत्यधिक व्यापक और जटिल होना चाहिए। कारण है व्यापक उपकल्पना से शोधकर्ता एक ही बार में समाज की सभी समस्याओं का अध्ययन कर सकता है। बताएं, एक अच्छी उपकल्पना को हमेशा अत्यधिक व्यापक और जटिल होना चाहिए, ये कथन है। कारण है व्यापक उपकल्पना से शोधकर्ता एक ही बार में समाज की सभी समस्याओं का अध्ययन कर सकता है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही गलत होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शोध प्रविधि दी गई है, अंतर्वस्तु विश्लेषण है, प्रघटना है, नृवंश विज्ञान, सामाजिक सर्वेक्षण दिया गया है। अंतर्वस्तु विश्लेषण से संबंधित यहाँ पर क्या होगा? गुणात्मक अनुसंधान का मात्रात्मक रूपांतरण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। प्रघटना शास्त्र की बात की जाए तो ये रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों का अध्ययन करती है। नृवंश विज्ञान की बात की जाए तो संस्कृति, किसी भी संस्कृति के क्षेत्र में रहकर उसका गहन अध्ययन करना, और सामाजिक सर्वेक्षण तो बड़े जनसमूह से व्यापक स्तर पर डेटा का संग्रह करना। यहाँ पर विकल्प आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
सामाजिक अनुसंधान में वेस्टहन व्याख्यात्मक बोध की अवधारणा को पद्धति के रूप में किसने विकसित किया? आप सभी जानते हैं व्याख्यात्मक बोध की बात किसके द्वारा की गई थी? मैक्स वेबर के द्वारा। और ये व्याख्यात्मक बोध सामाजिक क्रिया के अध्ययन की पद्धति भी बताई गई थी इनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी होगा। एक स्टेटमेंट भी आता है कि समाजशास्त्र को इन्होंने क्या कहा था? समाजशास्त्र व्याख्यात्मक पद्धति का अध्ययन है। इस तरह से इनका कुछ स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब किसी अनुसंधान में कारण पहले ही घटित हो चुका हो और शोधकर्ता पीछे मुड़कर उसके प्रभाव के कारणों की जांच करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। पूर्व परीक्षण डिजाइन, कार्योत्तर शोध, समकालिक शोध, प्रायोगिक शोध। चलिए बताएं। जब किसी अनुसंधान में कारण पहले ही घटित हो चुका हो और शोधकर्ता पीछे मुड़कर उसके प्रभाव के कारणों की जांच करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा उसे? कार्योत्तर शोध कहा जाएगा। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहा जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए कथन अब यहाँ पर देखिए। सहसंबंध का होना हमेशा दो चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध की गारंटी नहीं देता। कारण दो चरों के बीच सहसंबंध किसी तीसरे अज्ञात चर के प्रभाव के कारण भी दिखाई दे सकता है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। दैव निर्देशन की वह कौन सी विधि है जिसमें समग्र की प्रत्येक नवी इकाई, जैसे हर पांचवा या 10वां, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, देख लेते हैं। दैव निर्देशन की वह कौन सी विधि है जिसमें समग्र की अ, प्रत्येक यानी कि हर पांचवा या 10वां का नाम को सैंपल के रूप में चुना जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्तृत निर्देशन कहेंगे, व्यवस्थित निर्देशन कहेंगे, क्लस्टर निर्देशन कहेंगे, या फिर बहुचरण निर्देशन कहेंगे? ये व्यवस्थित निर्देशन कहलाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। सामाजिक अनुसंधान में पायलट स्टडी क्यों की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए। मुख्य शोध पूरा होने के बाद निष्कर्षों की जांच के लिए, बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह से पहले मुख्य शोध उपकरण की कमियों को जांचने के लिए, एक छोटे समूह पर परीक्षण करना, या फिर केवल वित्तीय बजट का अनुमान लगाने के लिए, या फिर सरकारी एजेंसियों को रिपोर्ट सौंपने के लिए। यहाँ पर होगा बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह से पहले मुख्य शोध उपकरण की कमियों को जांचने के लिए एक छोटे समूह पर परीक्षण करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा आंसर। कथन है, अनुसूची पद्धति में उत्तर मिलने की दर प्रश्नावली की तुलना में बहुत अधिक होती है। कारण, अनुसूची में शोधकर्ता या प्रगणक स्वयं उत्तरदाता के सामने उपस्थित रहकर प्रश्न पूछता है और फॉर्म भरता है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार तत्कालिक सामाजिक समस्या के समाधान और नीति निर्माण में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रेरित होता है? ऑप्शन देख लीजिए। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और वैचारिक अनुसंधान यहाँ पर दिया गया है। और ये प्रश्न आपके अभी जो आई थिंक जीडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। यहाँ पर एक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च होगा जिसमें किसी तत्कालिक सामाजिक समस्या के समाधान को लेकर किया जाता है ना, अनुसंधान, उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। यहाँ पर बी होगा और जो आयोग है उसने एक्शन रिसर्च को राइट आंसर नहीं बताया था। ठीक है, हालांकि इसमें ऑब्जेक्शन किया होगा बच्चों ने, ये सही होगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में आती है। इसके लेखक कौन है? जिसमें सामाजिक अनुसंधान के नियमों की व्याख्या की गई है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्कीम, अगस्त कॉम्टे यहाँ पर ऑप्शंस है। आप सभी जानते हैं, कई बार क्लास में ये पुस्तक बताई गई है। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्कीम के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, मापन के स्तरों में सबसे
प्राथमिक और सरल स्तर कौन सा है जो केवल श्रेणियों या नामों के आधार पर वर्गीकरण करता है? क्रमिक मापन है, नामित मापन है, अंतराल मापन है, अनुपात मापन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा नामित मापन, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर नामित मापन सही होगा। प्रश्न है, जब एक शोधकर्ता किसी घटना का अध्ययन करने के लिए स्वयं को उस समूह का हिस्सा बना लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है, तो इस पद्धति को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देख लीजिए। असहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, आकस्मिक अवलोकन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सहभागी अवलोकन होगा और सहभागी अवलोकन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लिंडमैन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? लिंडमैन ने किया था। आगे चलते हैं, देखते हैं कथन क्या कह रहा है। गुणात्मक अनुसंधान में नमूनों का आकार आमतौर पर मात्रात्मक अनुसंधान की तुलना में बहुत छोटा होता है। कारण है, गुणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सांख्यिकी सामान्यीकरण करना नहीं है बल्कि घटनाओं की गहराई और उनके अर्थों को समझना होता है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा द्वितीयक डेटा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। सरकारी जनगणना रिपोर्ट, किसी अन्य शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित जर्नल लेख, शोधकर्ता द्वारा स्वयं लिया गया प्रत्यक्ष साक्षात्कार या फिर ऐतिहासिक राष्ट्रीय दस्तावेज यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ए बी डी गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। शोधकर्ता द्वारा स्वयं लिया गया प्रत्यक्ष साक्षात्कार, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वह स्थिति क्या कहलाती है जब शोधकर्ता की उपस्थिति मात्र से ही उत्तरदाता या अध्ययन किए जा रहे लोगों के व्यवहार में कृत्रिम बदलाव आ जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। प्लेसिबो प्रभाव, हॉर्थोन प्रभाव, हेलो प्रभाव, शोधकर्ता का पूर्वाग्रह। शोधकर्ता की उपस्थिति मात्र से ही उत्तरदाता या अध्ययन किए जा रहे लोगों के व्यवहार में कृत्रिम बदलाव आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हॉर्थोन प्रभाव कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। समाजशास्त्री शोध में प्रश्नावली प्रविधि का सबसे पहला व्यवस्थित प्रयोग किसने करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसिस गॉल्टन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस गॉल्टन। ठीक है, यहाँ पर फ्रांसिस गॉल्टन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, कथन है सामाजिक अनुसंधान में पूर्वाग्रह शोध की वैज्ञानिक प्रकृति को नष्ट कर देता है। कारण, पूर्वाग्रह के कारण शोधकर्ता तथ्यों को वैसे नहीं देखता जैसे वे हैं बल्कि वैसे देखता है जैसे उसकी अपनी सोच होती है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।